नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। शिमला में आईजीएमसी के 31 सुरक्षा कर्मियों का नौकरी से निकाले जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और प्रदर्शन लगातार जारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर निकाले गए कर्मियों को वापस नौकरी पर नहीं रखा गया तो आंदोलन और उग्र होगा। ये प्रदर्शनकारी आईजीएमसी परिसर में ही प्रदर्शन करने की कोशिश में है, लेकिन पुलिस ने इन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। तो C2 के बैनर तले यहां पर आईजीएमसी के 31 सुरक्षाकर्मी आंदोलनरत हैं। बीते कल भी आईजीएमसी प्रशासन के खिलाफ ये नारे लगाते नजर आए थे और आज एक बार फिर से आईजीएमसी परिसर में ही प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। हालांकि प्रदर्शन और नारेबाजी के लिए अनुमति नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद आईजीएमसी के बाहर ये लोग डटे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आईजीएमसी के अंदर क्या चल रहा है, ये पूरे का पूरा अंधेरगर्दी है। इसके खिलाफ जो है लड़ाई शुरू हुई है। हम कहना चाहते हैं मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए। ये जितने के जितने मजदूर थे ये सारे काम करते थे। ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा, कुछ को लेंगे कुछ को नहीं लेंगे। किसको नहीं लेंगे? जो यूनियन के नेता हैं। यूनियन को बनाने का अधिकार जो है 1926 में अंग्रेजों के जमाने में मिला और यूनियन के अधिकार में स्पष्ट है कि जो यूनियन के नेता प्रोटेक्टेड वर्कमैन है, सुरक्षित कर्मचारी हैं, उनको जो है उस तरीके से तंग नहीं किया जा सकता है। क्या आज भी जो है, जो हमारा देश आजाद हो गया, कल गांधी जयंती थी, कल भी हमने सत्याग्रह किया, आज भी सत्याग्रह ही कर रहे हैं। कोई नारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बैठे हुए हैं, न्याय मांग रहे हैं। और आईजीएमसी के प्रबंधन को बताना पड़ेगा कि क्यों जो है इन मजदूरों को निकाला गया है। इनको तुरंत नौकरी पर लेना पड़ेगा। अगर नौकरी पर नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर से आंदोलन तेज होगा। हमने चिताया है, हमने परसों इनको चिट्ठी दे दी है। इस कंपनी ने जब सिक्योर गार्ड ने जब टेंडर डाला, एक पंसारा का लाइसेंस होता है, वो जो है इन्होंने टेंडर के 1 महीने बाद जो इन्होंने जमा किया। दूसरा लेबर एक्ट का जो लाइसेंस होता है वो भी इन्होंने 1 महीने बाद जमा किया। शॉप एंड कमर्शियल एक्ट का जो लाइसेंस होता है वो भी उन्होंने टेंडर होने के 1 महीने बाद जो है जमा किया। मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि ये आईजीएमसी में जो है करोड़ों का घपला किया जा रहा है। इस टेंडर की जो है सरकार जल्दी से जल्दी छानबीन करे। अभी जैसे कि सब सुरक्षा कर्मियों से डॉक्यूमेंट लिए, हमने भी वैसे दे दिए। सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से लेकर डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जो भी गाड़ियां बैठे हैं सबके पास है। और ये जिनके पास पीटीसी 2 के सर्टिफिकेट भी है, उन्हीं बंदों को इन्होंने जो है नौकरी में नहीं। कपिल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इस खबर पर शिमला से जुड़ गए हैं। कपिल, 2 दिनों से ये लोग आंदोलनरत हैं। आईजीएमसी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और आज भी अपना आंदोलन उग्र करने की बात इन्होंने कही है कपिल। लेकिन क्या आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से कोई इनसे मिलने अभी तक पहुंचा है या किसी तरह का आश्वासन इन्हें अभी तक मिला है? कपिल जैस्मिन, जिस तरीके से ये पूरा मामला है 30 सितंबर तक जो इनको एक्सटेंशन दी गई थी, लेकिन उसके बाद एक नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। नई कंपनी जो है आईजीएमसी में आती है और वो जो है 31 लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देती है कि ये लोग अब यहाँ पर आईजीएमसी में काम नहीं करेंगे। उनको ये कहकर वहां से निकाला जाता है कि आप लोग मीडिया के सामने और जिस तरीके से जो बार बार यहाँ पर जो आईजीएमसी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप अब इसके बाद आईजीएमसी में जॉब नहीं कर सकते हैं, आप अपने अपने घर जाइए। तो इसका वहां पर जो विरोध लगातार जारी है। 1 तारीख को वहां पर आईजीएमसी में प्रदर्शन किया गया। उसके बाद CI2 के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये जो कर्मी पहुंचते हैं और आज शांतिपूर्ण तरीके से आईजीएमसी के बाहर प्रदर्शन किया गया है। और ये कहा गया है कि यदि प्रशासन इसके बाद भी उनको वापस नौकरी पर नहीं रखता है तो ये आंदोलन और तेज होने वाला है। और बड़े आरोप जो है उन्होंने लगाए हैं प्रशासन और जो ये कंपनी है उनमें मिलीभगत का जो आरोप लगाया है कि करोड़ों का इसमें घपला हुआ है। उस कंपनी को जो टेंडर दिए गए हैं, हालांकि जो पिछली कंपनी थी उसने इस तरीके से जो है ये लोग जो वहां पर काम कर रहे थे उन पर कोई सवाल नहीं उठाया। तो अब नई कंपनी आकर किस तरीके से ये कह रही है कि आप लोग जो है छवि खराब कर रहे हैं अस्पताल की, तो ऐसे में उनको जो मात्र 31 लोगों को ही क्यों टारगेट किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए जो है CI2 भी पूरी मैदान में उतर गई है और ये कहा गया है कि यदि प्रशासन जो है इसको जल्दी नहीं सुलझाती है तो बड़े बड़े वहां पर आंदोलन देखने को मिलेंगे। और जो वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि वो वहां पर जो है फांसी लगा लेंगे अस्पताल में, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में काम किया है जब लोग डर रहे थे अपने घरों से बाहर निकलने को, वो लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने जो है डेड बॉडी उठाई है। तो अब जो है ये सरकार
और जो प्रशासन है अब क्यों उन्हें इस तरीके से जो है निकाल रही है, उन्हें कोई ना कोई वहां पर जॉब दी जाए। और सरकार को भी ये जो है वहां पर संदेश दिया गया है कि इसकी जो है जांच की जाए जल्द से जल्द। जो कंपनी और प्रशासन है उनमें कुछ इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, इस तरीके से जो ये पूरा मामला चल रहा है। जैसे बिल्कुल कपिल, गंभीर आरोप तो लगाए ही जा रहे हैं क्योंकि सीआईटीयू के बैनर तले जो ये आंदोलन हो रहा है और सीआईटीयू के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग भी ये बात कह रहे हैं, तथ्यों के साथ वो सामने आ रहे हैं कि जो नए लोगों को रिक्रूट किया गया है उनकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं और जिन लोगों को निकाला गया है उनकी क्वालिफिकेशंस को भी वो यहाँ पर दर्शा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की, उनकी कोई प्रतिक्रिया इस पर अभी तक सामने आई है? बिल्कुल प्रशासन से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की जाए, लेकिन जो यहाँ पर प्रशासन है वो बिल्कुल भी इसमें टीका टिप्पणी करने यहाँ पर सही नहीं समझ रहा है। उन्होंने ये कहा जा रहा है कि कंपनी को ये जो पूरा टेंडर दिया जा रहा है, अब ये कंपनी तय करेगी कि उन लोगों को रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि जो प्रशासन है उन्होंने ये जो पूरा टेंडर है उस कंपनी को दे दिया है पहले ही। 30 तारीख से जो है पिछली कंपनी का टेंडर समाप्त होता है, 1 अक्टूबर से ये नया टेंडर शुरू होता है, नई कंपनी आती है। तो अब ये कंपनी तय करेगी कि किस तरीके से जो लोगों को, किन लोगों को रखना है, क्या क्वालिफिकेशन के आधार पर उन्हें रखा जाना है और किन लोगों को नहीं रखना है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से अब ये जो है आंदोलन लगातार तेज हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन से भी वो लोग मिल रहे हैं। तो यदि जो है सरकार के स्तर पर ये जो है बड़ा ये मामला यहाँ पर आता है तो फिर उसमें प्रशासन कुछ सोचने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी जो है इसमें टिप्पणी नहीं की जा रही है। बिल्कुल कपिल, आप नजर बना के रखें क्योंकि आज तो भले ही शांतिपूर्ण तरीके से आईजीएमसी के बाहर यह आंदोलन प्रदर्शन हुआ, लेकिन अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता तो इनका कहना है कि अपने आंदोलन को और उग्र कर सकते हैं। कपिल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, कुल्लू से खबर आपको देंगे जहां मनाली से एक टूरिस्ट राहुल रमेश के लापता होने की जानकारी मिल रही है। ये टूरिस्ट मनाली के जोगनी वाटरफॉल गया था और उसके पास ही युवक की लास्ट लोकेशन बरामद हुई है। गुमशुदगी के 5 दिन बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं चल पाया है। मनाली पुलिस युवक की तलाश कर रही है। मनाली के स्काई अल्ट्रा इवेंट में युवक आया था और भृगु लेक की ट्रैकिंग के लिए निकला था। उसके साथ गया दल तो वापस लौट आया, लेकिन युवक नहीं लौटा है। लापता युवक दिल्ली के मयूर विहार का रहने वाला है और बेंगलुरु में नौकरी करता था। तुलसी भारती हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। तुलसी भारती, ये युवक बीते 5 दिनों से लापता है और किस तरीके से खोजबीन की जा रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस युवक को ढूंढा जा सके? तुलसी जी जासमीन, देखिए जिस तरह से 5 दिनों से जो है वो ये टूरिस्ट लापता है और ऐसे में जिस तरह से पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि इसको ढूंढने के लिए जो है पुलिस ने एक विशेष दल का गठन किया है जो भृगु लेक के आसपास के क्षेत्रों में जो है पूरी तरह से सभी जगह पर सर्च ऑपरेशन कर रहा है। फिलहाल अब तक इसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिलती है और पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू की है कि कहीं किसी को इसके बारे में जानकारी हो। तो पुलिस की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं इसको ढूंढने के लिए और फिलहाल एक विशेष दल का जो गठन किया गया है, जगह जगह पर पूरे एरिया की जो है वो उसको सर्च किया जा रहा है। जी जासमीन, साथ ही तुलसी, बताया ये जा रहा है कि ये एक ग्रुप के साथ यहाँ पर पहुंचा था जोगनी फॉल, वो पूरा ग्रुप साथ गया और उसके बाद जो बाकी लोग इसके साथ भृगु लेक पर गए थे ट्रैकिंग के लिए वो लोग तो वापस लौट आए, लेकिन इस इवेंट में ये अकेला था जो ऊपर ट्रैकिंग के लिए गया और वापस नहीं लौट आया है। तो क्या उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और कहाँ ऐसे कोई इलाके हैं जहां पर इसे ढूंढा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है? तुलसी जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरा जो ग्रुप था वो जोगड़ी फॉल के साथ साथ जो भृगु लेक के आसपास के एरिया में निकला था और जैसे मैं अगर बात करूं तो उनकी पहाड़ियों में जो भृगु लेक के आसपास की अगर बात करें तो उसके बाद सब लोग लौट आए, लेकिन ये जो टूरिस्ट है ये वापस नहीं लौट आया। जिसके बाद उनकी पहाड़ियों की अगर बात करें तो जगह जगह पर रास्ते जो है वो कहीं ना कहीं इस एरिया की बात करें तो बिना जो गाइड के जो टूरिस्ट ट्रैकर जो है ट्रैकिंग करते हैं। फिलहाल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है उस एरिया में कहीं रास्ता भटक गया हो, जिसके बाद ये वापिस ना आए। लेकिन पुलिस की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उस एरिया की अगर बात करें तो जिस जगह पर भृगु लेक के आसपास की अगर बात करें या फिर जोगड़ी फॉल के आसपास की बात करें तो पूरे एरिया को जो है वो सर्च किया जा रहा है ताकि इस की जानकारी मिल सके। फिलहाल पुलिस की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन अब तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जी ठीक है तुलसी, आप नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और शिमला के रिज मैदान में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सामाजिक और अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल समेत कई नेताओं और विधायकों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान योजना के लाभार्थियों को धनराशि भी वितरित की गई, साथ ही कुछ बच्चों को लैपटॉप्स भी बांटे गए। आपको ये बता दें कि निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया गया है और इस योजना के तहत 2466 लाभार्थी बच्चों को 4,68 लाख की राशि वितरित की गई है। ये राशि इन बच्चों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, साथ ही 30 बच्चों को लैपटॉप भी बांटे गए। इस नेक कार्य के महायज्ञ में अनेक शैक्षणिक संस्थान भी आगे आए हैं। हम के और जब मैं टूटी गंडी पहुंचा तो मैंने उन प्यारे बच्चों से बहुत कुछ सीखा, कैसे वो आपसी भाईचारे में रह रहे हैं। मैंने उनके दिल को पढ़ा, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, उनके दिमाग को पढ़ा और मेरे मन में उसी समय एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जाकर मैं कोई ऐसा फैसला करूं जिससे ये बच्चे अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो सके। और आज जब मैं आपके बीच में इसी रिज मैदान पर खड़ा होकर आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं खुद को और मेरी सरकार खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही है। हमने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया। ये कानून सिर्फ हिमाचल प्रदेश में उन बच्चों को लिए बनाया गया जो बच्चे जिनके ना माता है ना पिता है, कि उनको कैसे उनको अधिकार दिया जाए। आज कानून के अधिकार के तहत आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, राज्य के बच्चे कहलाएंगे। सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमने इस कार्य योजना पर काम करना शुरू हुआ। जब ये योजना बनी, पैसे कहां से आएंगे, कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके बाद आपदा का कहर इस प्रदेश पर पड़ा, लेकिन दृढ़ निश्चय था हमारा कि हम इन बच्चों को गोद लेंगे। और जब मैं आज आपको प्राइज बांट रहा था, स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बांट रहा था और सामाजिक न्याय कल्याण मंत्रालय के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से बात कर रहा था, मैं मन ही मन में बड़ा फलीभूत महसूस कर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार सभी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने तथा उन्हें और अधिक लाभकारी बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। अभी तक बहुत ही कम समय में हमारी सरकार ने अनेकों निर्णय गरीब जनता के पक्ष में लिए हैं। मेरे विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को लागू करना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नए मामले स्वीकृत करना और विधवा पुनर्विवाह के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को 65,000 रुपये से बढ़कर 2 लाख रुपये करना शामिल है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में, जिसे हमारी सरकार द्वारा 28 फरवरी 2023 से लागू किया गया है, अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, बेसहारा महिलाओं तथा वृद्धजनों की देखभाल और उनके सर्वांगीण विकास तथा इनसे संबंधित देखभाल संस्थानों में अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। आज का ये कार्यक्रम भी इसी योजना पर केंद्रित है। ऐसी लड़कियां जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है या फिर शारीरिक अक्षमता या किसी गंभीर बीमारी के कारण बेडरिडन है तथा आजीविका कमाने में असमर्थ है, उनके विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
बशर्ते उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपए से अधिक न हो। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार में जन्मी 2 बेटियों को 21,000 रुपए प्रति बालिका की दर से जन्म उपहार राशि प्रदान की जा रही है, जिसे बालिका के नाम बैंक या डाकघर में फिक्स डिपॉजिट के रूप। और इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और सीपीएस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की है। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को 10 दिन के भीतर रिप्लाई फाइल करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस विपिन नेगी ने की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और जिसमें याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर बहस हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई और 16 अक्टूबर को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई मुकर्रर की गई है। 10 दिन के भीतर सभी पक्षों को कोर्ट को अपना जवाब पेश करना है। आज भी इस मामले पर बहस हुई। जस्टिस विवेक ठाकुर और विपिन नेगी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और आपको बता दें कि याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर आज बहस हुई। राजेंद्र का रुख करेंगे, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, जरा डिटेल्स में बताएं प्लीज। बिल्कुल जैस्मीन, आज कोर्ट की तरफ से कड़ा रुख इख्तियार किया गया था और कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, दोनों पक्षों को कहा गया कि कोई भी देरी अब इसमें नहीं होनी चाहिए और स्टॉप ऑर्डर कोर्ट की तरफ से दिए गए। हालांकि पिछली बार भी स्टॉप ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अब तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और 10 दिन का समय कोर्ट की तरफ से मुख्य याचिका का जवाब करने के लिए जो सीपीएस के एडवोकेट्स थे उनको दिया गया। और जो डिप्टी सीएम को लेकर याचिका दायर की गई थी भाजपा की तरफ से, भाजपा विधायक सतपाल सत्ती और अन्य 11 विधायकों की तरफ से, उसके ऊपर जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके एडवोकेट की तरफ से जो बातें कही गई उसका रिप्लाई फाइल करने के लिए जो दूसरे पक्ष के एडवोकेट्स हैं उनको समय दिया गया। तो दोनों पक्ष के जो एडवोकेट्स हैं उनको 10 दिन का समय दिया गया तमाम रिप्लाई फाइल करने के लिए और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अब 16 अक्टूबर को बहस कोर्ट में होगी और जो तमाम रिप्लाई है, जो भी डॉक्यूमेंट्स दोनों पक्ष की तरफ से जो सबमिट करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स 10 दिन के भीतर 16 अक्टूबर तक सबमिट कर दिए जाए। इसके बाद जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट है जिनके ऊपर बार बार एक्सटेंशन दी जा रही है, बार बार डेट्स दी जा रही हैं, उनके ऊपर अब डेट नहीं दी जाएगी। आज याचिका की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बहस हुई और लंबी बहस हुई, काफ़ी लंबा समय तक ये बहस चलती गई। जो बेंच जो इस मामले की सुनवाई कर रही है उसमें जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस विपिन नेगी की ये बेंच है, वो इस मामले की सुनवाई कर रही है और अब अलग अलग करके एक करके तमाम जो एडवोकेट्स थे सीपीएस की तरफ से उनकी बातों को सुना गया, उप मुख्यमंत्री की तरफ से जो एडवोकेट है उनकी बात को सुना गया। इसके अलावा जो 3 एप्लीकेशंस कोर्ट में आई हैं, 3 याचिकाएं आई हैं जिनके तहत ये चुनौती दी गई है। एक संस्था की तरफ से याचिका डाली गई है, दूसरी कल्पना की तरफ से जो कि एक महिला है मंडी जिला की रहने वाली, उनकी तरफ से याचिका डाली गई है और तीसरी भाजपा की तरफ से याचिका है जिसमें भाजपा विधायक सतपाल सत्ती और 11 अन्य उनके साथ शामिल किए गए हैं।
तो इन सब की बात कोर्ट की तरफ से इत्मीनान से एक एक करके सुनी गई और उसके बाद फिर क्योंकि समय लगातार मांगा जा रहा था और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी भाजपा पक्ष के एडवोकेट्स हैं उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन किए गए कि लगातार लिंगर ऑन ये पूरा मामला हो रहा है और इस संवैधानिक मामला है, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्शन उनकी तरफ से किए गए। कोर्ट की तरफ से एक कड़ा रुख आज हमने देखा इख्तियार किया गया और ये स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अब और समय नहीं दिया जाएगा, बहस अब इस मामले पर शुरू होगी और 16 तारीख से पूरी बहस होगी। हालांकि आज भी जो बहस हुई मेंटेनेबिलिटी को लेकर वो मुख्यमंत्री के जो एडवोकेट थे उनकी तरफ से अपना पक्ष रखा गया और उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत से राज्य पूरे देश में हैं जहां अलग अलग उप मुख्यमंत्री हैं। गोवा का एग्जाम्पल दिया गया क्योंकि सबसे छोटी पार्लियामेंट्री विधानसभा गोवा में है, तो उसमें गोवा का एग्जाम्पल दिया गया कि वहाँ कितने उप मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा अन्य राज्यों के एग्जाम्पल भी दिए गए, भाजपा शासित राज्यों के एग्जाम्पल भी दिए गए, तो उसके ऊपर भी बहस अब 16 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा जो CPS वाला मामला है जहां पर CPS की तरफ से CPS के एडवोकेट्स की तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही है, समय मांगा जा रहा है, उसके ऊपर रिपोर्ट की तरफ बिल्कुल राजेंद्र, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अब 10 दिन के अंदर जवाब पेश करने को कहा है और अगली सुनवाई इस पूरे मामले की 16 अक्टूबर को होगी। क्या कुछ इस पूरे मामले पर निकल कर आएगा देखना काफी महत्वपूर्ण भी होगा और दिलचस्प भी। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे और कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर नियमित रेल सेवा आज से शुरू हो गई है। हर रोज 4 ट्रेनें चलेंगी। इसके 2 दिन बाद गाड़ियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। वहीं ट्रेन दोपहर 12 बजे शिमला से कालका से रवाना हुई, वहीं दोपहर 2:15 पर कालका शिमला एक्सप्रेस रवाना होगी। शाम 5:40 पर शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस और शाम 6:15 बजे कालका शिमला मेल चलेगी। ये सभी ट्रेन सेवा 13 अगस्त के बाद से बंद थी, लेकिन इस पूरे ट्रैक की मरम्मत हो चुकी है। इस पर लागत करीब 20 करोड़ रुपए आई है और अब बड़ी खुशखबरी शिमला वासियों के लिए और शिमला आने वाले पर्यटकों के लिए ये है कि शिमला कालका मेल एक बार फिर से सुचारू रूप से चलनी शुरू हो गई है। आज से 4 ट्रेनिंग चलेंगी और बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद इन ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। करीब 1.5 महीने के बाद जो पहली ट्रेन है वो कालका से शिमला पहुंची है। ये तस्वीरें हम यहां समर रेलवे स्टेशन से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर अब फिर से एक बार इस हेरिटेज ट्रैक पर रेलगाड़ियां दौड़ रही है। जैसे कि आपको जानकारी है कि 13 अगस्त की शाम के बाद यहां इस ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं चली थी, क्योंकि 14 अगस्त की सुबह एक दर्दनाक हादसा यहां समर हिल में शिव बॉडी के पास हुआ था, जिसमें 20 लोग मारे गए थे और यहां जो रेलवे ब्रिज था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका जो है मरम्मत कार्य पूरा हुआ है। तो पिछले 2 दिन जो है ट्रायल चला, वो ट्रायल सफल रहा। अब जो है आज से ट्रेन चलना शुरू हो गई है और ये जानकारी निकल कर आई है कि 4 ट्रेनें ही चलेंगी। ये 2 दिन की टाइमिंग है। शिमला से 4 ट्रेन चलेंगी और कालका की तरफ से 4 ट्रेन आएंगी। अब फिर से जो है यहाँ इस हेरिटेज ट्रैक पर ट्रेन चलेंगी और जो लोग हैं जो रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हैं, नियमित तौर पर इस ट्रैक पर सफर करते हैं, रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, न केवल उनको फायदा होगा बल्कि जो सैलानी काफी समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी अब ये सेवा शुरू हो गई है और सैलानी भी काफी संख्या में अब यहाँ पर आएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बाद आर्थिक संसाधनों से जूझ रहे लोगों पर जमकर राजनीति हो रही है। अब बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जहां एक तरफ प्रदेश में आपदा प्रभावितों को मुख्यमंत्री सुक्खू ने 4500 करोड़ का राहत पैकेज देकर मरहम लगाने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपदा जैसे समय पर राजनीति करने वाले बीजेपी की सच्चाई भी जनता के बीच उजागर की है। ये आर्थिक राहत पैकेज आपदा प्रभावितों को राहत देगा। अनुराग ठाकुर जी ने बयान दिया कि 862 करोड़ रुपया जो है
वो केंद्र सरकार ने दिया है। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूँ कि वो जो 862 करोड़ रुपया था वो किस दृष्टि से और कब कब का हमारा देय था, उसको भी वो परिभाषित कर जाते तो शायद बेहतर होता। लेकिन उन्होंने केवल मात्र 862 रुपये की बात, 862 करोड़ रुपये की बात की। वो 12,000 करोड़ से और 862 करोड़ रुपये की जो खाई है उसको कैसे पाते। और मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है वो बहुत ही नकारात्मक रहा। वो चर्चा लेके आए नियम 67 के अंदर। उससे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय 102 नियम के तहत चर्चा लेकर आए और उसको क्लब करके जो है मानसून सत्र में 3 दिन सभी कार्यों को स्थगित करके चर्चा विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और सभी ने एक ही बात पे जोर दिया कि आपदा आई है, नुकसान हुआ है, लोगों के घर गिर गए, जमीनें बह गई, पशु बह गए, लोग 400 से 450 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई और पहली मर्तबा ऐसी